दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलरेडी इंटर लेवल पर हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इनफैक्ट अब यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सभी कॉन्सेप्ट्स का। इसमें हम लोग 500 देखने वाले हैं, 501 देखने वाले हैं, 505, 510 के बाद 530, 530, 550 एंड सो ऑन। चलिए एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस हम जानते हैं। बहुत सिंपल सा एक फ्लो बनाया हुआ है दोस्तों। हमने जाके देखा कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, लुकिंग एट पीपल हाउ दे आर वर्किंग, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। हमने फैक्ट्री में जाके देखा कैसे लोग काम कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। फिर वहां पे जाके हम लोगों ने फाइल निकाली और फाइल हम लोग पढ़ने लगे, सेल्स फाइल को पढ़ने लगे, दैट इज इंस्पेक्शन। किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन करना या फिर फिजिकल एसेट का वेरिफिकेशन करना, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने इंक्वायरी कर ली, पूछताछ कर ली, वो भी एक मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। हमने कैलकुलेटर मांगा, रिकम्प्यूट करके देखा कि भाई डिस्काउंट और जीएसटी बराबर है क्या, रिकम्प्यूटेशन एक तरीका है। हम पीसी के ऊपर बैठे और हमने वही काम किया जनरली कंपनी का स्टाफ करता है, दैट इज री परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंटली काम करना जो कंपनी का स्टाफ करता है। फिर हम लोग पीसी पे बैठे थे, हमने एक ग्राफ बनाया, सेल्स का ग्राफ बनाया मंथली, उसको कंपेयर किया, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टॉप कस्टमर से पूछा कि भाई आप प्लीज कंफर्म करिए कितना माल खरीदा साल भर में और आपका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आखिरी में रूमर्स चल रहे थे कि उन्होंने कोई पेटेंट तोड़ा है, तो मैनेजमेंट को बोला लेटर हेड पे लिख कर दो कि आपने कोई पेटेंट नहीं तोड़ा, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये 8 आपके मेथड्स है ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ खास नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन को थोड़ा वीक माना जाता है क्योंकि वो आपको एविडेंस देता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस वक्त ऑब्जर्वेशन हो रहा है बस उस वक्त का आपको एविडेंस मिलता है, ना पहले का ना बाद में का। और दूसरा एक पॉइंट है, जब लोगों को पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, द पॉइंट दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व चेंजेस बिहेवियर ऑफ द पीपल, लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। तो दोस्तों ये मेथड्स के ऊपर था, मैं तो और कुछ इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंस्पेक्शन में सबसे पहले आप डेफिनेशन की बात करेंगे। जब आप एग्जामिन करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को, या फिर आप किसी एसेट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं, इसको हम लोग इंस्पेक्शन बोलते हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, किसी और मीडियम में हो सकता है, इट कैन बी इन अदर मीडियम, जैसे प्लास्टिक पे भी हो सकता है, या फिर आपके ट्री के बार्क्स होते हैं उसके भी हो सकता है, स्टॉक पे लिखा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इंस्पेक्शन का मतलब जानते हैं, दो चीजों को एग्जामिन करना। फिर रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि, जैसे रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल। दोस्तों हाउ रिलायबल इज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्यूमेंट आउटसाइड सोर्स से आया हुआ है, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली एविडेंस आपको रिलायबल मिलेगा। क्या हम लोग इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में? इनफैक्ट one or more methods can be used. One or more methods can be used for risk assessment procedure और further audit procedure में for test of control and for test of details। हम लोग डेफिनेटली मेथड्स यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह के ऑडिट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेरी पॉपुलर वे ऑफ कंट्रोल इज ऑथराइजिंग इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बाय साइनिंग और स्टैंपिंग। तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, देख सकते हैं कि उसके ऊपर सिग्नेचर है क्या, स्टैंप है क्या, दैट इज यूज ऑफ इंस्पेक्शन इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, हम लोग इसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। वी कैन यूज इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स एसेट्स, अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट फिक्स एसेट का अगर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, जब मुझे फिक्स एसेट को चेक करना था, उसका टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना था, तो जाके हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपको बड़ा प्यारा एविडेंस मिलेगा एग्जिस्टेंस को लेकर, लेकिन आपको इससे शायद आपको ना मिले, आपको वैल्यूएशन और ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को लेकर हो सकता है आपको कोई एविडेंस ना मिले। सिर्फ एसेट है ये पता चलेगा, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में पता नहीं चलेगा। उसके लिए इंजीनियर की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी
और ओनरशिप के लिए भी लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। एसेट के फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ एग्जिस्टेंस पता चलेगा। वैसे ही अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट देखा तो उससे पक्का पता चल जाता है एग्जिस्टेंस के बारे में। लेकिन यहां पर भी उसका सही वैल्यूएशन क्या है, सही वैल्यूएशन क्या है उसके बारे में हमको पता नहीं चलता। ठीक है, वी डोंट गेट एनी एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन, और हो सकता है वी डोंट गेट एनी एविडेंस अबाउट ओनरशिप ऑल्सो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बेस पे सेल्स की अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है कि कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए एंड सो ऑन। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेक हो सकती है और बहुत सारे असर्शन चेक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इंस्पेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ सेल्स के लिए। उसका एग्जाम्पल दिया। तो सिंपल आपका डेफिनेशन था, डेफिनेशन के बाद में डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी पे बात की, यूज इन टीओसी, यूज इन टीओडी। आइए इंक्वायरी का दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इंक्वायरी का। सीकिंग इंफॉर्मेशन वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल, इट कैन बी इन रिटर्न फॉर्म और ओरल फॉर्म। लोगों से जानकारी मांगना, पूछना, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो। ये लोग कंपनी के अंदर के भी हो सकते हैं, कंपनी के बाहर भी हो सकते हैं। उसको हम लोग इंक्वायरी बोलते हैं। इंक्वायरी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में 3 तरह की चीजें हो सकती है। 3 टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन इंस्पेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन जब आप इंक्वायरी करते हो। तो रिस्पॉन्सेस के अंदर 3 तरह की चीज हो सकती है। नंबर 1, यू मे गेट ऑल टुगेदर न्यू इन्फॉर्मेशन। पूरी की पूरी नई जानकारी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपको पहले कुछ भी पता नहीं था। या फिर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो मैच होती है, कंसिस्टेंट होती है पहली जो इंफॉर्मेशन थी उसके साथ में। आपको कोराबोरेटिव एविडेंस मिल सकता है। या फिर ऐसा कुछ मिल सकता है जो बहुत अलग है, जो आप इंफॉर्मेशन आपके पास पहले थी उसमें, तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिल सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट इंटेंशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पीछे सबसे बड़ी चीज होती है व्हाट इज द मैनेजमेंट इंटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैनेजमेंट इंटेंशन पता करना है तो आप बेस्ट इंक्वायरी यूज करिए। इंक्वायरी से जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसको आप कोलैबोरेट करिए, मैच करिए। क्या पास्ट हिस्ट्री में इस तरह के डिसीजंस लिए थे मैनेजमेंट ने और सही में डिसीजंस लिए थे, सही में उसको करके दिखाया था? क्या रीजन है उनका अभी राइट नाउ, क्या रीजन है एक पर्टिकुलर इंटेंशन का? क्यों वो जम्मू एंड कश्मीर के फ्लैट को इन्वेस्टमेंट बोलना चाहते हैं, इंदौर के फ्लैट को फिक्स एसेट बोलना चाहते हैं, चेन्नई के फ्लैट को इन्वेंट्री बोलना चाहते हैं? क्या रीजन है? क्या जेन्युइन रीजन है क्या उनके पास में? और क्या फ्यूचर में उनकी एबिलिटी है क्या? फ्यूचर में अगर वो बोल रहे कि हम अभी कुछ अजम्पशंस ले रहे, तो अजम्पशंस को सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर एबिलिटी है क्या? क्या जम्मू एंड कश्मीर के इन्वेस्टमेंट को 10-15 साल होल्ड करके रख पाएंगे क्या? क्या आपके इंदौर के इन्वेस्टमेंट को काफी साल तक होल्ड करके रख पाएंगे क्या? उनकी एबिलिटी है क्या फ्यूचर? वो भी देखो, पास्ट हिस्ट्री क्या बोलती है, करंट रीजन और फ्यूचर एबिलिटी। तो दोस्तों 3 चीजों के बारे में बात करना। डेफिनेशन की इंक्वायरी मतलब क्या होता है, उससे 3 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। और आप मैनेजमेंट इंटेंशन के लिए बेस्ट चीज इंक्वायरी है, लेकिन इंक्वायरी से जो भी जवाब मिलेगा उसको मैच करना पड़ेगा पास्ट से, करंट से और फ्यूचर से। आखिरी में आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। फिर अब हम लोग ये जान चुके कि सबूत लेने के अलग अलग मेथड्स क्या हो सकते हैं। कुछ मेथड्स को हमने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे फाइनल में बोलता है बंदा कि भाई सबूत हो तो कैसा हो? सबूत आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मतलब क्या है? सफिशिएंट की जब हम लोग बात करें तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात करते हैं, मतलब आपका सभी महीने कवर होने चाहिए, सभी प्रोडक्ट्स कवर होने चाहिए, सभी रीजन्स कवर होने चाहिए। जब पूरा सब कुछ कवर होता है अच्छे से, उसको हम बोलते हैं यार प्रॉपर क्वांटिटी में एविडेंस लिया है। और क्वालिटी मतलब 2 चीजें होती है। सबूत भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ओरिजिनल, साइन, स्टैम्प्ड होना चाहिए। और दूसरा रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब हमको जिस असर्शन में डाउट था एग्जैक्टली उस असर्शन का होना चाहिए। जहां पे रिस्क थी बराबर उस पॉइंट के वाला होना चाहिए। तो एविडेंस शुड बी सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब रिलायबल एंड रिलेवेंट। अब रिलेशन दोनों के बीच में, ठीक है, आप सिंपल सा है, आप अगर
किसी भी एरिया में आप जाते हो और आपको बहुत हाई क्वालिटी एविडेंस मिल रहा है, जैसे बैंक ऑडिट पे गए, बहुत हाई क्वालिटी एविडेंस मिल रहा है, मैनेजर खुद आ रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है लोन के, बोरोर से मिला रहे हैं, उसकी फैक्ट्री दिखा रहे हैं, वेरी हाई क्वालिटी एविडेंस। अगर बहुत हाई क्वालिटी एविडेंस है तो हो सकता है हम लोग क्वांटिटी 200 लोन चेक करने के बारे में सोच रहे थे, उसको 150 कर दे। हाई क्वालिटी एविडेंस कैन लीड टू डिक्रीज इन द क्वांटिटी, लेकिन वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है भाई। वाइसे वर्सा ट्रू नहीं होता दोस्तों कि हम लोग क्वांटिटी को बहुत सारा बढ़ा देंगे और बोलेंगे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब दोनों के बीच में रिलेशन देख लिया। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सफिशिएंसी, एमआरपी। ऐसे भी क्वांटिटी एमआरपी डिपेंड करती है। एमआरपी, एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी, मटेरियलिटी लेवल। ठीक है, मटेरियल लेवल नहीं, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम। कोई भी आइटम जितना ज्यादा मटेरियल होगा, जितना ज्यादा मटेरियल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका एविडेंस हम लोग इकट्ठा करेंगे। आर स्टैंड फॉर रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट होगा उतना ज्यादा एविडेंस हम लोग इकट्ठा करेंगे। पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उतना उतना ज्यादा उतना ज्यादा हम लोग एविडेंस ढूंढ के निकालेंगे, उतना एविडेंस हम लोग इंक्रीज करेंगे। इस पे नेचर ऑफ द पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है। अगर होमोजेनस होगा, एक जैसे आइटम होंगे, तो हमको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। हेट्रोजेनस होंगे तो हमको ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। रिलायबिलिटी के बारे में अगर आपको सोचना है तो आप किसके बारे में सोचो? सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचो, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर सारे गुण हैं रिलायबिलिटी के। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहां से आता है? बाहर से। तो पहला पॉइंट है सोर्स। अगर सोर्स, इफ इट इज अ एक्सटर्नल आउटसाइड इंडिपेंडेंट सोर्स, तो एविडेंस काफी रिलायबल होता है एज कंपेयर टू इंटरनल। फिर वो कौन से फॉर्म में आता है? अगर कोई भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में, तो ज्यादा भरोसेमंद होता है एज कंपेयर टू ओरल। फिर उसका नेचर कैसा है? अगर ओरिजिनल होगा तो ज्यादा रिलायबल एज कंपेयर टू फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी एंड सो ऑन। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो नेचर होता है वो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो नेचर देखिए, अगर नेचर ओरिजिनल तो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू आपके फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी एंड एक्सेट्रा। फिर रिसीव कौन कर रहा है? रिसीविंग पर्सन कौन है? अगर डायरेक्टली ऑडिटर को कोई एविडेंस मिल रहा है तो ज्यादा रिलायबल है, अगर वो कंपनी के थ्रू रूट होकर आता है तो लेस रिलायबल है। तो दोस्तों ये चारों के चारों फीचर्स आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मिल जाते हैं। आपको सोर्स बाहर का मिल जाता है, आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिटर्न फॉर्म मिल जाता है, आपको नेचर ओरिजिनल मिल जाता है, और रिसीव डायरेक्टली ऑडिटर करता है। तो क्या कंपनी के अंदर जो आपके एविडेंस होते हैं, कंपनी के अंदर जो एविडेंस रेडी होते हैं वो रिलायबल नहीं होते क्या? कंपनी के अंदर के जो एविडेंस होते, कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, इंटरनली जनरेट डॉक्यूमेंट, वो भी रिलायबल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो प्रोसीजर यूज हो रहा है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो प्रोसीजर यूज हो रहा है, वो जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके उससे जनरेट किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट भरोसेमंद रहेगा। अगर सेल्स का कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपका सैलरी का कोई डॉक्यूमेंट है, तो सैलरी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बहुत सी बार मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है कि जो उनको हेल्प करे अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसको मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट हमको देता है। इस रिपोर्ट पे हम लोग ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते, तो हम लोग को 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। स्टेप 1, 2, 3। स्टेप 1 में सीसीओ, उसका कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज एंड स्किल्स। फिर उसके कैपेबिलिटी, मतलब उसके पास टाइम, टीम एंड इक्विपमेंट था क्या। फिर क्या वो ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब एबिलिटी टू वर्क बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, कोई बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, और ना झुकना चाहिए किसी के सामने, ना बिकना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये कैसे पता चलेगा? 2 डॉक्यूमेंट देख लो, उसके क्वालिफिकेशंस क्या, और उसने कोई किताबें लिखी है क्या, आर्टिकल्स लिखे है क्या। फिर एक्सपीरियंस रिलेटेड आपके 3 पॉइंट्स है कि भाई उसके साथ काम करना, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो रिकॉल करो, उससे समझ में आएगा उसका सीसीओ कैसा है। या फिर उसको बुलाओ, उससे मीटिंग करो, उससे डिस्कस करो, उससे समझ में आएगा कि उसका सीसीओ कैसा है। एक्सपीरियंस ले लो ना, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो। या फिर किसी और से बात करो जिसके पास एक्सपीरियंस है इसके साथ में काम करने का, उसकी मदद से हमको सीसीओ के बारे में पता चल जाएगा। तो
सीसीओ के अगर पता करें 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स और 3 एक्सपीरियंस रिलेटेड पॉइंट्स है। फिर अगर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट की। स्टेप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं कि बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ, भाई ऐसा है कि अगर बंदा सही है ना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट सही लग रहा है, उसका काम चेक करने से पहले उसके फील्ड का थोड़ा नॉलेज ले लो। अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, उसके अलग अलग जो पार्ट्स है, मतलब क्या अलग अलग पार्ट्स, मतलब वो कौन सा मेथड यूज होता है, वो मेथड में क्या डेटा यूज करते हैं, क्या अजम्पशन, समझो ना कि भाई क्या डेटा यूज कर रहा है, क्या अजम्पशन यूज कर रहा है, कौन से मेथड में उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है, उसके कैसे आउटपुट निकल रहे हैं, कितने रिलायबल आउटपुट होते हैं एंड सो ऑन। उसकी फील्ड को पहले समझो स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में उसका काम इवेल्युएट करो। अब उसको सबसे पहले क्या लगा होगा, डेटा। डेटा चेक कर लो, कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या, रिलेवेंट है क्या, सूटेबल है क्या, जिस जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसके लिए। अजम्पशंस देखो, अजम्पशंस और मेथड्स रिलेवेंट है क्या, जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको सूटेबल है क्या, इज इट रिलेवेंट, इज इट रीजनेबल। रीजनेबल मतलब क्या ये रियलिस्टिक एक्सेप्टेबल है क्या, अजम्पशंस और मेथड्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट, जनरली जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, और जो एफआरएफ में लिखा है उसके हिसाब से। तो आप सबसे पहले देखो कि भैया जब उसका काम इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसका डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलेवेंट हो, अजम्पशंस और मेथड्स रिलेवेंट और रीजनेबल हो। आखिरी में जो उसकी रिपोर्ट और कंक्लूजन्स है वो भी रिलेवेंट होने चाहिए। भाई जितनी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है उतनी तेरी रिपोर्ट में दिखनी चाहिए, रिलेवेंट है। रीजनेबल ±5% चलता है, और तेरी रिपोर्ट के अंदर जो बातें बोली है और जो बाकी एविडेंस में बोल रहे हैं दे शुड बी कंसिस्टेंसी। अगर ऐसा होता होगा तो हम लोग फिर रिलाय करेंगे ऑन वर्क डन बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर कंपनी के किसी भी अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ऑडिट फाइल में ऑडिट एविडेंस बनाना है, इफ यू वांट टू मेक एनी डॉक्यूमेंट, एनी इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस, बहुत जनरल कंडीशन है, इट शुड बी रिलेवेंट एंड रिलायबल। ये जनरल कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, कंपनी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको एविडेंस बनाने से पहले एपीसीडी चेक कर लो। एपीसीडी, ए फॉर एक्यूरेसी, पी फॉर प्रिसाइज, अगर रेंज में है तो रेंज प्रिसाइज होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। सी फॉर कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। डी फॉर डिटेल्ड में होनी चाहिए। जैसे सेल्स है, भाई मंथली ब्रेकअप लगेगा हमको, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप लगेगा हमको, ब्रांच वाइज ब्रेकअप लगेगा हमको, डिटेल्ड होना चाहिए, एपीसीडी होना चाहिए। तो जनरल रूल है, किसी भी चीज को एविडेंस बनाने से पहले रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को एविडेंस बनाना है तो एपीसीडी होना चाहिए। अब आगे बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिट करते करते अचानक हमारे मन में डाउट आता है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस, या फिर एक एविडेंस दूसरे से मैच नहीं हो रहा, डाउट आता है या इनकंसिस्टेंसी होती है। तो हमने क्या करना चाहिए, ये खतरे की घंटी है, हमने इमीडिएटली हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना चाहिए। वी शुड इंक्रीज अवर ऑडिट प्रोसीजर्स, मॉडिफाई अवर ऑडिट प्रोसीजर्स, ट्राई टू गेट एविडेंस और ट्राई टू रिजॉल्व कि भाई एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, या फिर इनकंसिस्टेंसी में कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें अगर मैटर रिजॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं कर पाते या फिर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर हमको पता चल रहा है कि चीजें अनरिलायबल है, कुछ चीजें अनरिलायबल ऐसा पता चल रहा है, तो उस एरिया पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। उस एरिया की रिस्क और प्रोसीजर को बढ़ाना पड़े, लेकिन वो लोग, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां कहीं पे यूज हो रही है वहां पर भी इंपैक्ट आएगा। तो बहुत सिंपल है, कभी डाउट या इनकंसिस्टेंसी हो तो एडिशनल प्रोसीजर लगाकर इसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो उस एरिया में भी चेंजेस करने पड़ेंगे और बाकी एरियाज पे भी इंपैक्ट आएगा उसका। दोस्तों 500 के बाद में है 501। 501 बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 चीजों को कवर करता है 501। इन्वेंट्री को, लिटिगेशन एंड क्लेम, लिटिगेशन और क्लेम्स को, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को। आइए इन्वेंट्री। अब आप इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, आप इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन कैसे चेक करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ से आंसर मत निकालिए, प्रैक्टिकल लाइफ से आंसर मत निकालिए, जो स्टैंडर्ड्स में लिखा है वहां से आंसर निकालिए। आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, अगर एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना है आपको तो 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट कंडक्ट करता है फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर को अटेंड करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। जब ऑडिटर अटेंड करता है फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, तो उसको 4 चीजें करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू डू 4 थिंग्स। जाते से ही मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन।
मैनेजमेंट की क्या तैयारी है फिजिकल वेरिफिकेशन की, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो पहले हमको देखना पड़ेगा, और पहले मैनेजमेंट की तैयारी देखनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग कि वो जो उनकी तैयारी है वो रिलायबल है कि नहीं, इज इट रिलायबल और नॉट। एडिक्वेट नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए, पूरा मूवमेंट बंद होना चाहिए, काउंटिंग शीट्स होनी चाहिए एंड सो ऑन। अब अगर अच्छे है तो उनको बोलना तुम काम शुरू करो, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ काउंटिंग इज डन बाय द स्टाफ, क्या वो इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करके काउंटिंग कर रहे हैं क्या। हम वहां पे परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट, सैंपल बेस पे टेस्ट काउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। 100% चेकिंग तो करना ही नहीं है, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस में हम इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री बराबर है ना। चार चीजें करेंगे, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस बराबर है ना, बराबर है तो ऑब्जर्व करेंगे कि वो बराबर काउंटिंग कर रहे हैं ना, काउंटिंग बराबर कर रहे हैं, हम बीच में जाके टेस्ट काउंट कर सकते हैं, और हम लोग ये पूरे प्रोसेस में इंस्पेक्ट करेंगे कंडीशन। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, हम ऑब्टेन करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड से इन्वेंट्री कितनी है वो हम, फाइनल इन्वेंट्री कितनी है वो निकालेंगे, स्टॉक काउंटिंग शीट के हिसाब से फाइनल इन्वेंट्री कितनी है वो निकालेंगे। तो आपके सिस्टम से भी इन्वेंट्री निकालेंगे, काउंटिंग रिकॉर्ड से भी इन्वेंट्री निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो आपको ये बहुत सिंपल सिंपल 2 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू अप्लाई 2 स्टेप्स। आइए दोस्तों, अब यहां पे एक एक करके हम लोग स्पेशल केसेस देखते हैं। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन दूसरी डेट पे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सो आंसर इज फिजिकल वेरिफिकेशन कैन हैपन ऑन अ डेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ईयर एंड। पहले या बाद में कभी भी हो सकता है। इसमें हमको वो डेट पे वही पूरी ऑडिट प्रोसेस लगानी पड़ेगी जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए। ऑडिट प्रोसेस सेम रहेगी, सेम, प्लस एक रिकंसिलिएशन बनेगा बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ काउंटिंग, कि भाई डेट ऑफ काउंटिंग से बैलेंस शीट डेट की तक की इन्वेंट्री हमको निकालनी पड़ेगी। एक रिकंसिलिएशन बनता है, मैनेजमेंट रिकंसिलिएशन मैनेजमेंट बनाएगा, उसका भी हमको ऑडिट करना, जो रिकंसिलिएशन है उसका ऑडिट करना पड़ेगा। उसमें खास करके जो चेंजेस है, सपोज 15 अप्रैल को अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो 15 दिन के जो सेल्स है वो हमको देखने पड़ेंगे, 15 दिन के जो परचेस है, सेल है, दैट वी नीड टू सी। ठीक है, तो ये एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा केस नंबर 1 में। अब रिकंसिलिएशन मैनेजमेंट को बोलना चाहिए रिकंसिलिएशन बनाकर दे बेटा, ठीक है, और चेक करना चाहिए एक्यूरेसी चेक करना चाहिए, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बराबर है ना, वो चेक करना चाहिए। और फिर जो चेंजेस है 15 दिन के सेल परचेस, ये चेंजेस चेक करना है ना, इसको हम चेक करेंगे परपेचुअल रिकॉर्ड से। कंपनी जब कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, ओपनिंग कितना है, कितना आया, कितना गया, सारे स्मॉल चेंजेस कंटिन्यूअस बेसिस पे, उसको परपेचुअल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। हम पहले चेक करेंगे परपेचुअल रिकॉर्ड्स रिलायबल है ना, ठीक है। वो परपेचुअल रिकॉर्ड्स और एक्चुअल्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो क्यों है, जेन्युइन रीजंस है ना, सब बराबर है ना, रिकॉर्ड्स रिलायबल है ना, वो पहले चेक करेंगे। उसमें डिफरेंस आ रहा है तो क्यों है, डिफरेंस जस्टिफाइड है ना, वो देखेंगे। अगर जस्टिफाइड है तो फिर रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो सेल परचेस आता है 15 दिन का, वो बराबर रिकंसिलेशन में एडजस्ट हुआ कि वो हम लोग देखेंगे। पहले रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी, उसके अंदर कोई चेंजेस है वो समझ लो, वहां से 15 दिन का सेल परचेस निकाल के रिकंसिलेशन आया क्या। लेट्स फ्री, स्पेशल केस में बिल्कुल अलाउड है, रेगुलर प्रोसीजर लगेगी और आपको एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। एडिशनल प्रोसीजर इज नथिंग बट रिकंसिलेशन को चेक करना है। पहले रिकंसिलेशन को ऑब्टेन करो, फिर उसकी एक्यूरेसी देखो, और उसके जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। वो चेंजेस आपको मैच करने पड़ेंगे। चेंजेस आप किससे मैच करेंगे, ठीक है। चेंजेस विल बी मैच फ्रॉम द परपेचुअल रिकॉर्ड्स। नाउ स्पेशल केस नंबर 2, अगर काउंटिंग इम्प्रैक्ट का, बिल्कुल आपको अलग अलग मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। पहले आपको बात करनी पड़ेगी पूरी तरीके से रीजंस पे, कि आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन इम्प्रैक्टिकल क्यों है। उसमें 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, नेचर ऑफ इन्वेंट्री और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। नेचर ऑफ इन्वेंट्री और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री को आपको समझना पड़ेगा कि भाई इन्वेंट्री खतरनाक तो नहीं है या फिर उसका लोकेशन खतरनाक तो नहीं है। अब अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। पहला एक्सेप्टेबल रीजन आ सकता है कि भाई थ्रेट्स टू सेफ्टी है, इट इज एक्सेप्टेबल रीजन। नॉट एक्सेप्टेबल रीजन आ सकता है कि भाई जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट एक्सेप्टेबल रीजन, या फिर आपको
रीजन एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा आ सकता है। जैसे डीटीसी, डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, डीटीसी इन्वॉल्व है, तो आपको सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी। क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है विच गिव्स इक्वली परसुएसिव एविडेंस? अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा कुछ है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है हमारे पास में, तो हम लोग अवॉइड करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन और उसको परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं है तो हम अवॉइड नहीं कर सकते फिजिकल वेरिफिकेशन। तो रीजंस पे ध्यान दीजिए, 3 सिचुएशन, एक्सेप्टेबल रीजंस आ सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल रीजन आ सकते हैं, एनालाइज करना पड़ेगा रीजंस, ऐसा भी आ सकता है, और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। रीजंस के बाद अगर एक्सेप्टेबल है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाइए। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या होगा? ऑल्टरनेटिव मतलब जो रेगुलर प्रोसीजर है उसके अलावा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाइए। अब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या होगा? सबसे आसान, आपकी इन्वेंट्री को पिछले सालों से कंपेयर कर लीजिए, वो है। और थोड़ी मेहनत करनी है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, इन्वेंट्री आने के डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री जाने के डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख लीजिए। ये सारे अच्छे अच्छे एविडेंसेस है ऑल्टरनेटिव। ये सब करने के बाद में भी अगर आपको कहीं पर भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा, सबूत की कमी महसूस हो रही है, अगर सबूत की कमी महसूस हो रही है तो भाई कुछ कर नहीं सकते, फिर तो मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर SS 705, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो पहले आप बात करेंगे रीजंस की बात करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात करेंगे, फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस की बात करेंगे। नाउ स्पेशल केस नंबर 3 है। स्पेशल केस नंबर 3 है, व्हाट इफ इन्वेंट्री विद थर्ड पार्टी? अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी है तो अपने पास में अलग अलग प्रोसीजर्स अवेलेबल है, ठीक है। हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के लिए तो हम सबसे इजी और डिफिकल्ट, सबसे आसान है, आस्क फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टी जिसके पास में कस्टडी है इन्वेंट्री, उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लो, ऐसे 505 के हिसाब से। थोड़ी और मेहनत करनी है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। और मेहनत करनी है तो आप खुद जाओ, दैट ऑडिटर शुड गो विजिट एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे ज्यादा मेहनत उसके अंदर है। कितनी मेहनत करनी डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी कौन है, उसका इंडिपेंडेंस लेवल क्या है, कितनी इंडिपेंडेंट है थर्ड पार्टी, उसका मार्केट रेपुटेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कितनी रिलायबल है थर्ड पार्टी। दूसरा डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, क्या सडनली इन्वेंट्री बहुत बदली है, क्या बहुत हेवी इन्वेंट्री इन्वॉल्व है, क्या फ्रॉड के एलिगेशंस है, क्या पार्टी कौन है और सर्कमस्टांसेस कौन से, इस पर डिपेंड करता है। नाउ अदर प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस आती है, वापस इजी डिफिकल्ट। सबसे आसान है, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखिए, या तो एविडेंस दैट इन्वेंट्री इज रीचिंग थर्ड पार्टी और कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो एविडेंस, आप वो एविडेंस देख लीजिए। और मेहनत करनी है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टी। सर ये क्या फंडा है? कभी कभी जो इन्वेंट्री होती है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। इन्वेंट्री इज गिवन एज अ प्लेज टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो लोग क्या करते हैं, एक गोडाउन हायर करते हैं और वहां पे उसको रखते हैं, इज गिवन एज अ प्लेज। तो जो वेयरहाउस ओनर है, जो मैनेजर है वहां का, उससे भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत करनी है, डॉक्यूमेंट्स और मेहनत करनी है, टेक एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दी अदर पार्टीज हु आर हैविंग एक्सेस टू गुड्स, ठीक है। खास करके जब प्लेज वाला काम होता है तब आप ये कर सकते हैं। और मेहनत करनी है तो एक काम करिए, जो सर्विस ऑडिटर है, ठीक है, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास में इन्वेंट्री पड़ी है तो सर्विस ऑडिटर या फिर किसी दूसरे ऑडिटर को बोलेंगे कि जा भाई देख कर आ कि इन्वेंट्री सेफ और सिक्योर है ना, पहला। और दूसरा, इनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो यूज कर रहे हम लोग काउंटिंग के लिए, वो बराबर है ना, इट इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये हमने देखना चाहिए। फिर अगर हमको और मेहनत करनी है तो एक काम करो, वी अपॉइंट एनी अदर पर्सन की जा बेटा मेरे बिहाफ में फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर ले, मेरे बिहाफ में फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड कर ले। और मेहनत करनी है,
खुद जाके अटेंड कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। वी आवरसेल्व्स कैन गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। देखो, सबसे कम मेहनत डॉक्यूमेंट्स देख लो, और मेहनत अदर पार्टी से कंफर्मेशन, और मेहनत सर्विस ऑडिटर या अनदर ऑडिटर से इन्वेंट्री की रिपोर्ट ले लो और उन्होंने काउंटिंग बराबर की ना, वो ले लो। और मेहनत करनी है किसी को अपॉइंट कर, जा मेरे भी आप में फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर। और मेहनत करनी है खुद जाकर अटेंड कर ले फिजिकल वेरिफिकेशन। और सबसे ज्यादा मेहनत है गो पर्सनली गो एंड विजिट और खुद परफॉर्म करो। अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज वन थिंग एंड परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग। तो ये आपके पास में चीजें अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं लिटिगेशंस और क्लेम्स की। कैसे चेक करेंगे हम लोग कि लिटिगेशंस और क्लेम्स कंप्लीट है ना और उसकी अकाउंटिंग बराबर है ना। ऐसे तो ये स्टैंडर्ड पहले सिर्फ कंप्लीटनेस के बारे में बात करता है, लेकिन फिर पूरे लिटिगेशन और क्लेम्स के एरिया को कवर कर देता है। स्टेप नंबर वन है कि आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यू विल हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लिटिगेशन और क्लेम में कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, और इसके बेस पे आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई असेस करना पड़ेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, कॉम्प्लिकेट एरियाज, जजमेंट वाले एरियाज, प्रेशर वाले एरियाज, ऐसा कुछ है क्या, निकालना पड़ेगा ढूंढ के। अब जानकारी हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जाके इंक्वायरी करिए मैनेजमेंट और उनकी टीम के, उनके लोगों को बोलिए कि कौन संभालता है लिटिगेशन और क्लेम्स, बताइए क्या लिस्ट है, कितने नए एडिशंस है, कितने नए डिलीशंस है, उसके रीजंस क्या है, कौन से बहुत बड़े बड़े केसेस है, किसमें बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व है, सब हमको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हम भी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेंगे। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है मिनट्स। जो मिनट्स होते हैं टीसीडब्ल्यूजी के, शेयर होल्डर्स के मिनट्स, टीसीडब्ल्यू के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, वो मिनट्स पढ़िए। उसमें जो केसेस के बारे में बोला है, देखो वो कवर हुआ है ना, वो केसेस पे ज्यादा ध्यान दो। फिर उससे छोटा डॉक्यूमेंट होता है करस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बाहर वाले लॉयर से क्या बातें चल रही तुम्हारी, बाहर वाला जो लॉयर है, वो लॉयर से तुम्हारी क्या बातें चल रही, व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, जो बातें चल रही है बाहर वाले लॉयर से, वो पढ़ो, वहां से आपको बड़े बड़े केसेस के बारे में पता चल सकता है। फिर आप लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखो, जो लीगल केस के लिए पेमेंट किया वो सारे लीगल केस आपके दिखने चाहिए लिटिगेशन और क्लेम्स के अंदर, और जितना बड़ा पेमेंट उतना बड़ा केस। तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंक्वायरी कर लो और 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स देख लो आप। सबसे ऊंचा डॉक्यूमेंट मिनट, उससे छोटा करस्पॉन्डेंस, उससे छोटा एक्सपेंस अकाउंट। अब स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करने के बाद हो सकता है कि ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले कि यार कुछ केसेस, कुछ लिटिगेशंस और क्लेम्स मिसिंग है, कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है, ऐसा मिल सकता है। या फिर कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े लिटिगेशंस और क्लेम्स, उनके प्रोविजन में गड़बड़ हो सकती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मिल सकता है। अगर आपको आरएमएम मिला तो क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। 2 तरीके, पहला लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी एक प्रकार से क्वेश्चनर है फॉर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ये क्वेश्चनर को बनाता ऑडिटर है, प्रिंट करता है मैनेजमेंट, लेकिन इसको भेजता ऑडिटर है और उसका रिप्लाई डायरेक्टली ऑडिटर के पास आता है। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी एक बेहतरीन तरीका है बहुत और इंफॉर्मेशन और एविडेंस इकट्ठा करने का। अगर लॉ प्रोहिबिट करता है कि ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, लॉ प्रोहिबिट करता है तो फिर लॉ फॉलो कर लो। फिर इसके बाद अगर केस बहुत बिगड़ गया, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, आपस में मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल झगड़ रहे, रिस्क और बढ़ जाती है, तो फिर आप और ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाइए। मीटिंग, आप मैनेजमेंट के पास जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। आप मैनेजमेंट के पास जाइए, उनसे परमिशन लीजिए कि हमको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से फेस टू फेस मीटिंग करनी है, उनसे बातचीत करनी है। आपका एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, उसके प्रेजेंस में, चिंता मत करिए, उसके प्रेजेंस में हम मीटिंग करेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। स्टेप नंबर 2 में अगर रिस्क मिली तो ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में सबसे पहला लेटर ऑफ इंक्वायरी इज एविडेंस, आपने ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाया, और अगर सिचुएशन खतरनाक है तो फिर मीटिंग भी होगी। ठीक है, खुद ही जाके मिल के आ जाना बिना परमिशन के, नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 1 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने एडिशनल ऑडिट प्रोसेस बढ़ाकर हमने एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया। स्टेप नंबर 3 में सब कुछ होने के बाद में अगर हमको और अश्योरेंस चाहिए हमको, हम बोलेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दे कि जितने भी नोन एक्चुअल या पॉसिबल आपके लिटिगेशन और क्लेम्स है, आपने सब हमको बताया, कुछ भी हमको नहीं छुपाया, एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्लोज्ड। और जो भी हम आपने बताया, इट इज प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, इट इज प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइए दोस्तों, नाउ अब हमारा लिटिगेशंस और क्लेम्स हो गया 3 स्टेप से। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, आप जानते हैं कि पीएनएल तो एक ही होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में बिजनेस वाइज और एरिया वाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको बोला जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग सेगमेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वी कॉल्ड एज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। नाउ क्या हमने करना चाहिए, पहले पूरा फोकस मेथड पे। पहले हमने समझना चाहिए मेथड कि भाई प्राइमरी सेगमेंट, आपने प्रोडक्ट को प्राइमरी सेगमेंट बनाया है, आपने ज्योग्राफिकल एरिया को सेकेंडरी सेगमेंट बनाया है। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने सेगमेंटेशन कैसे किया है। ठीक है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये सेगमेंट में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, सॉफ्टवेयर से आ रही है, एक्सेल शीट से आ रही है। आपकी मेथड हम लोग समझना चाहते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है वो हम लोग समझना चाहते हैं। फिर देखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड के बाद इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आपकी जो मेथड है सेगमेंटेशन की, वो आपके एएस और इंडियस के हिसाब से बराबर है क्या, हम वो भी देखना चाहते हैं। और फाइनली हम टेस्ट करना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेथड, कि मेथड बराबर है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन हम लोग चेक करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। नाउ यहां पे एक इंटरेस्टिंग, ये मेथड के बारे में पूरी बात होगी। अब आपकी जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन उसको चेक करने के लिए तरीका है, आप एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करिए, कंपैरिजन करिए पिछले सालों से दूसरों से, बजट से कंपैरिजन करिए, और अगर जरूरत पड़े तो और प्रोसेस लगा सकते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिकंप्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस एक्सेट्रा। पहले मेथड के पूरे में अंडरस्टैंड द मेथड, इवैल्यूएट द मेथड, टेस्ट द मेथड, फिर आपका जो पूरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन है उस पर एनालिटिकल प्रोसेस लगाइए, उस पर अदर ऑडिट प्रोसेस लगाइए जैसे लगेगा। इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं ओरली बोल रहा हूं, सुन लीजिए आप, हो सकता है आपके हाथ में चार्ट बुक वहां पर हो। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है तो कुछ उसके डिटेल है कि अंडरस्टैंडिंग में क्या ऑब्टेन करना, उसका शॉर्टकट है सेगमेंट एबीसी। इंटर सेगमेंट इज फॉर इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, कॉस्ट पे होते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होते हैं, आपके सेल्स प्राइस पे होते हैं, उसका एलिमिनेशन कैसे होता है, वो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। अलोकेशन, कॉमन एसेट्स कॉमन एक्सपेंस का अलोकेशन कैसे होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी चाहिए। ठीक है, बजट्स में क्या बोला हुआ था आपने, बजट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उससे समझ में आता है बजट्स में कितने सेगमेंट्स थे, किसमें क्या शेयर रहेगा, किसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, दैट्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो भी अपने देखना चाहिए। और सी इज फॉर कंसिस्टेंसी, कि भाई कंसिस्टेंटली जैसा पिछले साल सोचा था सेगमेंट इंफॉर्मेशन वैसे ही कर रहे ना, तो सेगमेंट एबीसी ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए। 3 बातें कवर हो गई, मेथड के बारे में बात करो, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के चेकिंग के बारे में बात करो, और क्या अंडरस्टैंडिंग बात करनी, सेगमेंट एबीसी समझो, उसके बारे में बात करो। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा दोस्तों 501 भी हो गया, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बहुत सिंपल दोस्तों, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम जानते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? External confirmation is a written statement from third party to auditor in response to request given to them. ये एक रिटर्न स्टेटमेंट थर्ड पार्टी से डायरेक्टली ऑडिटर को आता है और इट इज इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट जो थर्ड पार्टीज को भेजा गया था। ठीक है, ये पेपर फॉर्म में आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ सकता है, एनी अदर मीडियम। इसको सबसे ज्यादा रिलायबल मानते हैं क्योंकि इसका सोर्स आउटसाइड इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। इसका फॉर्म डॉक्यूमेंट्री फॉर्म होता है, ओरिजिनल होता है।
डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, ओरिजिनल होता है, और रेसिपिएंट डायरेक्टली ऑडिटर होता है, इसलिए इसको बहुत रिलायबल बनाता है। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट को रिकॉल करिए आप। फिक्स एसेट, अगर टाइटल डीड्स बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपके पास है। इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं परचेस करने के बाद फॉर एनी रीजन, तो जो भी इश्यूअर है, जो ब्रोकर है, उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, डेटर का बैलेंस, बैंक बैलेंस और इंफॉर्मेशन का ले सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर बैंक लोन्स और क्रेडिटर कर सकते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर हम बात करेंगे पीएनएल की, ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे पीएनएल में, तो पीएनएल में ट्रांजैक्शंस का हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, और अग्रीमेंट्स होंगे, अगर अग्रीमेंट्स है ट्रांजैक्शन की, तो उसका भी हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो नाउ वी नो व्हाट डू मीन बाय कंफर्मेशन, नाउ वी नो कि वो क्यों बहुत रिलायबल होता है और उसके एग्जांपल्स। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर के बारे में बात करें दोस्तों, बहुत सिंपल सा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर पे ऑडिटर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शन, उसके सुपरविजन, उसके रिव्यू में पूरा काम होना चाहिए। 4 स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 1, पहले तय करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, कौन से इंफॉर्मेशन के लिए उनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पॉपुलर बैलेंसेस है, बैलेंसेस के अलावा ट्रांजैक्शन का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं और उसके अग्रीमेंट का भी ले सकते हैं। पहले इंफॉर्मेशन तय कर लो, सपोज हमने तय किया डेटर का कंफर्मेशन चाहिए। फिर सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है डिसाइड कि थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सा पर्सन रहेगा और कौन सा लोकेशन रहेगा जिससे हमको कंफर्मेशन चाहिए। वो कंपनी का सीएफओ होगा कि सीईओ होगा कि टेक्निकल हेड होगा कि लीगल हेड होगा, वो आप तय कर लो, उसको बोलते हैं सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट पार्टी। उसके पास में उस इशू का नॉलेज भी होना चाहिए और अथॉरिटी भी होना चाहिए टू रिप्रेजेंट द कंपनी एंटिटी। आपने अप्रोप्रिएट पार्टी को भी सिलेक्ट कर लिया। स्टेप नंबर 3, डिजाइन करना पड़ेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट लेटर था वो डिजाइन करना पड़ेगा, ऑडिटर डिजाइन करता है उसको। इसमें 2 एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस ऑफ द थर्ड पार्टी सही होना चाहिए, नहीं तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, और रिटर्न में एड्रेस ऑफ द ऑडिटर सही होना चाहिए, वो जरूर चेक करें जब भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की बात हम लोग करते हैं। स्टेप नंबर 4 ऐसा है कि लेटर डिजाइन ऑडिटर करता है, प्रिंट मैनेजमेंट करता है, भेजता ऑडिटर है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता ऑडिटर है। अगर रिप्लाई नहीं मिले तो कुछ दिनों के बाद में फॉलोअप रिक्वेस्ट भी ऑडिटर ही भेजता है और रिप्लाई भी डायरेक्ट ऑडिटर को ही मिलता है, ठीक है। तो 4 स्टेप्स है, इंफॉर्मेशन तय करो, अप्रोप्रिएट पार्टी को सिलेक्ट करो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करो, और उसके बाद में आप रिक्वेस्ट सेंड करिए, रिक्वेस्ट फॉलोअप रिक्वेस्ट आप भेजिए। नाउ फिर अगर हम बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट आपका जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, पहले उसको इमेजिन करिए, उससे पॉइंट जुड़ते हैं, उसमें लेटरेड आता है, थर्ड पार्टी का नाम और एड्रेस आता है, बॉडी आती है जिसके अंदर बोला जाता है कि हमारा ऑडिट चल रहा है, आप प्लीज रिप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ऐसा लिखा जाता है। फिर इंफॉर्मेशन एज पर अवर रिकॉर्ड, बैलेंस ट्रांजैक्शन चेक डिटेल्स एज पर अवर रिकॉर्ड दिए जाते हैं। फिर कटआउट एरिया में बोला जाता है, सिग्नेचर होती है। फिर कटआउट एरिया में बोलते हैं कि प्लीज बैलेंस एज पर यूर बुक्स लिखिए और हमको कट करके भेज दीजिए। अब देखिए एक एक पॉइंट से एक एक चीज जुड़ी है। लेटरहेड से आपको पॉइंट याद आना चाहिए, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। आपको लेआउट एंड प्रेजेंटेशन का याद आना चाहिए कि भाई कितने लेटरहेड होगा, क्या कितने पेजेस होंगे, कितने पेजेस होंगे, कितने पेजेस होंगे, कितने पैराग्राफ्स होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। फिर बॉडी ऑफ द लेटर से होता है, जितना ज्यादा मैनेजमेंट एनकरेजमेंट रहेगा उतना ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। फिर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आपके जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि भाई आपके बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कौन सा असर्शन टारगेट कर रहे हैं। अगर हम एग्जिस्टेंस टारगेट कर रहे हैं तो हम बैलेंस की डिटेल्स देंगे, लेजर नंबर देंगे कि भाई हमको बैलेंस कंफर्म कर दो। अगर हम ऑकरेंस टारगेट करें तो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देंगे। हम कंप्लीटनेस ट्रांजैक्शन करें तो टोटल ट्रांजैक्शन पीरियड की डिटेल्स दे देंगे। अगर हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं तो लास्ट चेक क्या ट्रांजैक्शन डिटेल्स दे लेंगे। फिर
एबिलिटी टू कंफर्म, एबिलिटी टू कंफर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले का नॉलेज क्या है, सामने वाले का नॉलेज क्या है, इवन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कि भाई उसको क्या, उसके पास में जो चीज हम पूछना चाहते हैं उसका नॉलेज है क्या, इसके पास इनवॉइस वाइज डिटेल्स है क्या, इसके पास कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन्वेंट्री, उसका कॉस्ट का ब्रेकअप है क्या। एबिलिटी उस पर डिपेंड करता है कौन सी जानकारी पूछेंगे। तो कौन सी जानकारी पूछेंगे डिपेंड करता है असर्शंस पे, डिपेंड करता है सामने वाले के एबिलिटी पे, दो ए पे डिपेंड करता है। सिग्नेचर से एक पॉइंट, जितना ज्यादा मैनेजमेंट बड़ा से बड़ा बंदा साइन करेगा उतने ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। फिर रिस्क पे डिपेंड करता है, अगर रिस्क लो है, आपको ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है, गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिस्क ज्यादा है, गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ज्यादा एविडेंस चाहिए तो। ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ऐसा बोला जाए कि बैलेंस एज पर इंफॉर्मेशन एज पर अवर रिकॉर्ड्स ये है, आपके बुक्स में आपके रिस्क में कितनी इंफॉर्मेशन देखिए, मिसमैच हो तभी रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत कम रिप्लाई आते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में या तो ऐसा बोलता है कि तुम्हारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस बता दो, तुम्हारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता दो। ठीक है, गिव दैट थिंग। या फिर हमारे बुक्स के हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन है, अग्री करता कि नहीं, वेदर इट अग्रीज और नॉट, वो हमको बता दो, अग्री कर रहा कि नहीं कर रहा वो पूरा बता दो। मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको रिप्लाई करना ही करना है, उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। लेटर बनने के बाद में मेथड के बारे में सोच लो, पेपर फॉर्म लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लगेगा, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कौन से मेथड आप यूज करना चाहते हो। प्रायर एक्सपीरियंस से तय कर लो कब कंफर्मेशन मंगवाना और कितने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है, नाउ आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब देखिए, निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम जानते हैं, मिसमैच हो तभी रिप्लाई करिए। निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जो आपको एविडेंस मिलता है वो लेस रिलायबल होता है, इट इज लेस रिलायबल, इट इज लेस परसुएसिव, क्योंकि रिप्लाई नहीं मिला तो हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि सब बराबर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेटर डिलीवर ही नहीं हुआ, लेटर इज नॉट डिलीवर्ड ओनली। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को डिलीवर हो गया था लेकिन सामने वाले ने खुद होकर रिप्लाई नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए लेस। इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को लेस प्रेफर किया जाता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को हमेशा ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब अगर आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करना चाहते हो एज सोल ऑडिट प्रोसीजर इन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है, तो 5 कंडीशन है, पांचों को पांचों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उसको लगा सकते हो एज ए सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। हर्बालाइफ कंपनी है, उसका एग्जाम्पल दोस्तों हम लोगों ने, उसका एग्जाम्पल हम लोग दिमाग में रखा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऐसा है, आप हर्बालाइफ कंपनी एक न्यूट्रिशन कंपनी, ऐसा ध्यान में रखो, और उनका माल पूरा एजेंट्स के थ्रू बिकता है। जब भी एजेंट, कोई भी नया बंदा आता है एजेंट बनने के लिए, बोलते 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए ले लेते हैं, मतलब अपनी बिजनेस रिस्क कम कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क कम हो गई, आरएमएम कम हो गया, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, हर्बालाइफ का असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है। फिर सामने वाले को ऐप देते हैं, ऐप से पूरा काम चलता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ऐसे 10,000 एजेंट है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स है, सभी एजेंट के पास थोड़ा सा स्टॉक, थोड़ी सी कैश, थोड़ा सा स्टॉक, थोड़ी सी कैश है। पास्ट एक्सपीरियंस समझता है कि कोई वेरी लो एक्सेप्शन, नो और वेरी लो एक्सेप्शन रेट, मतलब बहुत ही नई जैसे मिसमैच जनरली निकलते ही नहीं। प्रेजेंट एक्सपीरियंस से हमको ऐसा लगता है कि कोई रीजन नहीं है कि वो लोग हमारे रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये पांचों चीजें दिख रही है, रिस्क कम है, कंट्रोल स्ट्रांग है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स है, पास्ट एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है, प्रेजेंट में भी कोई डर नहीं है, पांचों क्यूमुलेटिव होंगी, देन वी कैन गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन, टू सब्सटेंशिएट एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर क्या कभी कभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी डाउटफुल होता है? यस, कभी कभी जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आता है, जो हमको रिप्लाई आता है, जो रिस्पॉन्स आता है, वो उस पर डाउट हो सकता है।
ऐसी चीजें हो सकती है विच क्रिएट डाउट ओवर इट। फटाफुटा आया है, अलग ही जगह से आया है, बिना स्टैम्प साइन के आया है, ठीक है, मैनेजमेंट ने हमको ला कर दिया, डायरेक्टली हमको नहीं मिला। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो रिस्पॉन्स आया है उसी के ऊपर डाउट आ जाए। अगर ऐसा है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे फोन कॉल कर लिया, फैक्स कर लिया, ठीक है, और हमने चीजें परफॉर्म करनी चाहिए, और उसको छानबीन करके पता लगाना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ये रिलायबल है कि नहीं। अगर ये रिलायबल नहीं है, मतलब पहले हमको कुछ फैक्टर्स हमारे मन में डाउट आया, हमने फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए, उससे पता चला कि रिलायबल नहीं है। अरे भाई जी, अगर रिलायबल नहीं है बहुत खतरनाक बात है, हमको रिस्क बढ़ानी पड़ेगी, आरएमएम, रिस्क ऑफ, अगर इंटेंशन है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसेस बढ़ जाएगी उस एरिया की, हम कोशिश करेंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की। तो अगर डाउट आया ओवर रिलायबिलिटी, तो कैसे ऑडिट प्रोसेस बढ़ती है, रिलायबल नहीं निकला, रिस्क बढ़ेगी और ऑडिट प्रोसेस बढ़ेगी और एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है, अगर गड़बड़ होती है रिलायबिलिटी में तो हमको और सतर्क रह के चलना पड़ेगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, थोड़ा प्रोसेस इमेजिन करिए। पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पूरा प्रोसेस लगता होगा, 4 स्टेप का प्रोसेस लगता होगा, उसके ऊपर ऑडिटर का कंट्रोल है। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस बराबर 4 स्टेप्स नहीं लगाए, ठीक है, कंट्रोल बराबर नहीं था ऑडिटर का, तो जो कंफर्मेशन निकल के आएगा वो लेस रिलायबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रॉपर सोर्स नहीं है, प्रॉपर लोकेशन नहीं है, प्रॉपर पर्सन नहीं है, प्रॉपर लोकेशन नहीं है, प्रॉपर पर्सन नहीं है, लेस रिलायबल। हम दिल्ली से चाहते थे सीएफओ से, मुंबई से सीईओ से क्यों आया? सीईओ को क्या समझता फाइनेंशियल मैटर्स? फिर मीडियम पेपर फॉर्म इज मोर रिलायबल देन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अगर है तो सिक्योर्ड होना चाहिए, पूरा एनक्रिप्टेड होना चाहिए और डिजिटल आपके पास में सिग्नेचर्स होनी चाहिए। लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टिव अगर है, कंडीशनल अगर है, पूरा साफ क्लियरली नहीं बोला, एम्बिग्यूअस है, तो फिर वापस हम कम रिलाय करते हैं। अगर डायरेक्ट ऑडिटर को नहीं मिला, कंपनी के थ्रू है, वापस लेस रिलायबल। प्रोसेस बराबर नहीं है, लेस रिलायबल। प्रॉपर पर्सन सोर्स नहीं है, लेस रिलायबल। मीडियम बराबर नहीं है, लेस रिलायबल। सिक्योर एनवायरमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, लेस रिलायबल। लैंग्वेज बराबर नहीं है, लेस रिलायबल। डायरेक्टली ऑडिटर को नहीं मिला, लेस रिलायबल। ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को। नाउ नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिफ्यूजल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का रिफ्यूजल टू मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू ऑडिटर कि भाई कंफर्मेशन मत भेजिए। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत बार मैनेजमेंट मना करता है कि नहीं थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, आप प्लीज इनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप मत भेजिए, डोंट सेंड इट टू देम। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, हमको रीजंस, हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, पूछेंगे रीजंस क्यों आप रिफ्यूज कर रहे हो कि 5 पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजना। डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसके, ठीक है, हम रीजंस पूछेंगे और रीजंस को सपोर्ट करने वाले पूरे एविडेंस डॉक्यूमेंट देखेंगे कि एक्सेप्टेबल है क्या, रीजनेबल है क्या। आप बताइए कितनी पार्टीज है, उनके कितने बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, क्या लिटिगेशन है, क्या कम्युनिकेशन है, ठीक है, और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो पूरी चीजें देखने की कोशिश करो। उनका मना करना बहुत बड़ी चीज है, आराम से बैठ के सोचो हम क्या ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, ये क्या हमारे लिए नई चीज है क्या, हमको क्या रिस्क ऑफ आरएमएम और रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ाने की जरूरत है क्या, ये यहीं पे सोचो दोस्तों। चार्ट में थोड़ा सा ट्वीक भी किया है हमने, पहले रीजन समझो, रीजनेबलनेस है क्या और रिस्क बढ़ाना है क्या वो समझ लो पहले। फिर अगर रीजनेबल लगता है, ठीक है यार सही बोल रहे हैं, तो हम लोग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी सबूत नहीं मिल रहा हमको, नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, देखो बोलना हालत खराब है, सबूत की कमी पूरा करिए, नहीं तो हमको इफेक्ट लेना पड़ेगा, ओपिनियन पे भी इफेक्ट लेना पड़ेगा और बाकी एरिया पे भी इफेक्ट आ सकता है। अगर पहले से उनके रीजंस रीजनेबल नहीं थे तो सीधा टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, ठीक है, और इफेक्ट लेंगे ओपिनियन के ऊपर और बाकी एरियाज के ऊपर। तो जब भी ऐसा कुछ हो, आराम से बैठ के रीजंस, रीजनेबलनेस पे बात करनी है, जानकारी, न्यू इज इट अ न्यू इन्फॉर्मेशन सोच के रिस्क में कुछ चेंजेस करना है उसके बारे में सोचना है। अगर रीजनेबल है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, रीजनेबल नहीं है सीधा टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंच जाओ, ठीक है। दोनों अल्टीमेटली टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंचते, रिजॉल्व करने की कोशिश करते, हुआ तो ठीक, नहीं तो इफेक्ट आएगा ओपिनियन पे और बाकी एरियाज पे। आइए दोस्तों, नाउ 510, आपका जो 510 है दोस्तों, 510 की खास बात ये है दोस्तों
कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सभी असाइनमेंट में नहीं लगता, कुछ ही असाइनमेंट्स में लगता है। अब एप्लीकेबिलिटी, ये सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में लगता है। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या? आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर देखना पड़ेगा। अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं है या फिर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, इफ समवन एल्स हैज डन द ऑडिट, किसी और ने ऑडिट किया ना दोस्तों, तो फिर इन बोथ दिस केसेस ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा और यहां पे 510 लग जाएगा। ऐसे असाइनमेंट में ओपनिंग बैलेंस को लेकर चिंता होती है कि ओपनिंग बैलेंस बराबर है ना, क्योंकि पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ था या फिर ऑडिट किसी और ने किया था। तो हमारा टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट हमारा सेट किया गया है कि ओपनिंग बैलेंस के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लाना कि ओपनिंग बैलेंस फ्री है ना फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ओपनिंग बैलेंस को कंप्यूट करने की जो पॉलिसी यूज की थी और इस साल की जो पॉलिसी है, क्या वो आपस में मैच करते, कंसिस्टेंट है क्या, वो हमको चेक करना पड़ेगा। चेंज हो सकता है, चेंज लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए, प्रेजेंटेड होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए। तो हमारे टारगेट दो चीज है, ओपनिंग बैलेंस इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा हमारा टारगेट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। अब हम क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, व्हाट ऑडिट प्रोसेस वी परफॉर्म? तो ऑडिट प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। what audit procedures we perform? पहले हमको ओपनिंग बैलेंस के लिए दोस्तों ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोगों को ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एविडेंस कहां से आएगा ओपनिंग बैलेंस के लिए? एविडेंस आएगा लास्ट ईयर से, कुछ एविडेंस आएगा करंट ईयर से, और मिसस्टेटमेंट रहा तो अलग से एविडेंस लेना पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। कुछ एविडेंस आएगा लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर का लेजर है, लास्ट ईयर का लेजर ऑब्टेन करो और देखो कि बराबर बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए ना, और वो बैलेंसेस ओपनिंग से मैच रहना। लास्ट ईयर के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीजिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट है तो ऑडिटेड, नहीं है तो जो अनऑडिटेड है वो लीजिए और देखिए कि वो बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंस आपस में मैच रहना। फिर लास्ट ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लीजिए, उसको पढ़िए, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो अच्छे से उसको एनालाइज करिए कि उसके वजह से क्या इस साल में कहीं पे गलती हो सकती है कि वेदर देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस साल कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आप बात को समझिए। ठीक है, फिर पिछले साल की गलतियां होती जो इस साल रेक्टिफाई करते उसको बोलते प्रायर पीरियड आइटम। क्या पिछले साल में कोई गलती थी जिसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, करंट ईयर में कोई प्रायर पीरियड आइटम है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। तो लास्ट ईयर का लेजर, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट, और फिर आखिरी में प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, ये चार चीजें आपको पिछले साल से मिल जाएगी। फिर करंट ईयर पे फोकस करिए। करंट ईयर की ऑडिट प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे एविडेंस देते हैं ओपनिंग बैलेंस का। आपके फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट आप डेट ऑफ एक्विजिशन चेक कर रहे थे, 1 अप्रैल के पहले का है, मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रूव होता है कि वो ओपनिंग में एग्जिस्ट करते थे अगर डेट ऑफ एक्विजिशन पहले किए तो। आपने डेटर क्रेडिटर अकाउंट ओपन किए, उसमें ओपनिंग बैलेंस की रिकवरी दिख रही है, डेटर्स की, क्रेडिटर में पेमेंट दिख रहा है, प्रूव करता है ओपनिंग बैलेंस सही था। ठीक है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आपके पास में स्टेटमेंट आ रहा है, सामने वाली थर्ड पार्टी स्टेटमेंट दे रही है, उसमें अपने आप ओपनिंग बैलेंस है, अपने आप चेक होता है। तो बहुत सारी करंट ईयर ऑडिट प्रोसेस आपको अपने आप एविडेंस देते हैं। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ओपनिंग को कंपेयर करना पिछले सालों से, रिकंसिलेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन, चाहो तो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आइटम है, रिस्की आइटम है तो और परफॉर्म करो। अगर मिसस्टेटमेंट सस्पेक्टेड है, मिसस्टेटमेंट मिल चुका है या सस्पेक्टेड है, तो भाई साहब आप एडिशनल प्रोसेस लगाइए, इन डेप्थ जाइए, एक एक डॉक्यूमेंट लीजिए, पूरी इंक्वायरी करिए, तह तक जाइए, और अगर कंफर्म होता है मिसस्टेटमेंट तो उसका रेक्टिफिकेशन करवाइए एज पर 450। तो सबूत लास्ट ईयर से आता है, सबूत करंट ईयर से आता है, और मिसस्टेटमेंट मिली तो एडिशनल प्रोसेस लगा कर सबूत निकालते हैं। कंक्लूजन रिपोर्टिंग बहुत सिंपल है। पहला, ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस में वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, क्वालिफाई डिस्क्लेमर। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो रेक्टिफाई नहीं करते तो क्वालिफाई एडवर्स। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, और चेंजेस जो है दे आर नॉट, जो चेंजेस है जस्टिफाइड नहीं है या फिर प्रॉपरली अकाउंटेड नहीं है, प्रेजेंटेड नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, गड़बड़ है, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर नहीं किया हुआ है, क्वालिफाई एडवर्स। और पिछले साल की रिपोर्ट, अगर पिछले साल की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है ना दोस्तों, इफ लास्ट ईयर रिपोर्ट इज मॉडिफाइड,
तो एस केस में ऐसे 710 लगाइए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, यहां पे हम खत्म करते हैं। अगले पार्ट में 530 और 550 रहेगा, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन।